सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। कैसे स्कैमर टारगेट करते हैं नीट के स्टूडेंट्स को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। अगर आप नीट स्टूडेंट हैं तो इन बातों का रखिए ध्यान। ठीक है, सपोर्टिंग वर्ल्ड दिस साइड तपन के आर जैन अधिकार लाकर। और आज जिन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है नीट के ऊपर सबसे बड़ी स्कैम जो नीट के पेपर लीक हुए हैं और किस तरीके से नीट के पेपर लीक करे गए या फिर पुलिस को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, आज मैं इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, जो सबसे पहले हमारे वीडियो पर अभी आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की सारे खुलासे सीधे आप तक पहुँचते रहें। उसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के एंड में कमेंट देकर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस क्राइम की सफर की शुरुआत होती है सबसे पहले डेटा खरीदने से, क्योंकि जब तक कि डेटा स्कैमर के पास होगा नहीं वो कैसे स्टूडेंट को अप्रोच कर पाएगा। तो जितने भी नीट के स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिया होगा तो इसका डेटा इन कंपनीज के पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी इंटरनेट पर कंपनीज आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी कंपनीज है जो यूजर डेटा सेल करती है। कहीं आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर नीट के बच्चे कहीं ना कहीं फॉर्म भरते हैं तो वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर लेती है, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से डेटा खरीद देती है। एक बार डेटा आने के बाद फिर शुरू होता है इनके स्कैम का फर्स्ट स्टेप, जहां पे ये यूज करते हैं एसएमएस मार्केटिंग का। सबसे इफेक्टिव होती है एसएमएस मार्केटिंग। ये सिर्फ उन बच्चों की लिस्ट निकालते हैं जिन्होंने नीट इस बार अपीयर करा है, जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं या फिर जो फेल हो चुके हैं या जिन्होंने 12th पास करी है बायोलॉजी से, ठीक है ना। तो उनका डेटा निकालने के बाद ये उन बच्चों को एसएमएस कैंपेन का यूज करते हुए एक साथ 1 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चों को एसएमएस शूट करते हैं। ध्यान रखें इनके एसएमएस के अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव लाइन होती है ताकि स्टूडेंट लगे कि मैंने इस पर क्लिक करा और हो सकता है कि मैं पास हो जाऊँ, या फिर 100% पासिंग गारंटी, ऐसा करके कोई ना कोई मैसेज बना के ये आपको भेजते हैं। और साथ में अटैच करते हैं एक ट्रैकिंग लिंक, जो बिटली करके एक कंपनी होती है, एक वेबसाइट है बिटली करके, उसके थ्रू आप ट्रैकिंग लिंक बना सकते हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लिंक को कितने लोगों ने ओपन करा। इस टाइप का कैंपेन सेटअप करते हैं ताकि इनको ये फिल्टर कर सकें। लेट्स सपोज इन्होंने 5 लाख बच्चों को एक साथ एसएमएस शूट करा है तो उसमें ये फिल्टर कर सके कि उन 5 लाख बच्चों में से किन नंबर उसके ऊपर जो एसएमएस गया है उनमें उन बच्चों ने फॉर्म भरने के लिए क्लिक करा है। जैसे ही वो आप क्लिक करेंगे उस एसएमएस के ऊपर जो लिंक दिया गया है तो ऑटोमेटिकली इनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि ये आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स में से आपके 1 लाख बच्चों ने इस लिंक पर क्लिक करा है। मतलब कि वो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पास होने का सोच रहे हैं। फिर उन 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, क्योंकि आपने क्लिक तो कर दिया तो उसमें आप काउंट हो गए भाई आपने इतने सारे बच्चों, मतलब 5 लाख में से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपका फॉर्म भरा है। उस फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, अगर 1 लाख बच्चों में क्लिक करा उस लिंक के ऊपर, क्लिक करने के बाद 1 लाख में से हो सकता है 40,000 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा हो। वो कोई गूगल फॉर्म हो सकता है या फिर किसी अदर वेबसाइट के ऊपर कोई होस्ट करा हुआ एक फॉर्म हो सकता है। अगर आप इस टाइप के फॉर्म भरते हैं, कोई भी जो अनऑथराइज दावा करते हैं आपको कि नीट पास करवा देंगे या फिर आपको कुछ अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे या कुछ भी ऐसे, सो रिमेंबर वन थिंग कि स्कैमर की नज़र आप लोगों के ऊपर है। तो वो जब उसमें से 1 लाख में से उन्होंने फिल्टर कर लिया 40,000 ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा, मतलब कि इन 40,000 बच्चों को ज़रूरत है नीट पास करने की। फिर इसके बाद इनका टेली कॉलिंग का जो स्कैम होता है वो शुरू होता है। फिर ये आपको कॉल करना शुरू करते हैं कि आपको नए डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, आप इसमें एडमिशन्स लें और इसके अंदर आपको पासिंग गारंटी दी जाएगी। उसके बाद जब ये बच्चे इनके संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने के बाद फिर उनको वो बताते हैं अपने प्लान के बारे में और उसके बाद सारी की सारी प्रक्रिया जो है इनकी शुरुआत होती है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आया था एक बहुत बड़ा स्कैम जो पकड़ाई में आया है। बेसिकली नीट को पास करवाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक पर बच्चा ये लोग चार्ज करते हैं। तो ये इस टाइप का कैंपेन सेटअप करते हैं। बेसिकली ये यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जहाँ पे गूगल एड्स डिस्प्ले कराएंगे आपके सर्चेज में। अगर आपने कभी सर्च करा नीट पास या नीट पासिंग गारंटी या 100% पासिंग गारंटी फॉर नीट, इस टाइप के कीवर्ड अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो इनके एड्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे। और उसके बाद इनकी वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट रहती है आपको दिखाने के लिए, उसके ऊपर आप लैंड करते हैं और वहाँ से ये आपको फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरने के बाद ये आपको मैनुअली कॉल करके और फिर इस टाइप की पूरी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। उसके बाद एक बार आप इनसे संपर्क में आ गया, आपने इनको पे आउट के बारे में बता दिया और जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने मान ली, तो उसके बाद फिर ये करते हैं, ये आपकी जगह ये एक डमी स्टूडेंट्स को वहाँ पे सेटअप करते हैं। उसके अंदर इनको चाहिए होता है एडिटिंग करना। लेट सपोज कि आपके आईडी कार्ड्स में एडिट करना, जहाँ पे वो फेस को है वो वहाँ पे चेंज कर देते हैं, आपके आईडी प्रूफ्स को चेंज कर देते हैं। सो इस सब चीज़ों के लिए वो कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लाइक फोटोशॉप हो गया या कोई भी लैपटॉप का यूज़ करते हैं जहाँ पे वो इमेजेस चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल साइबर क्राइम के अंदर आता है, क्योंकि इस क्राइम के अंदर भी कंप्यूटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो
वो इन्वॉल्व करा गया। इसमें काफ़ी सारी पेनल्टीज़, काफ़ी सारे लॉज इंप्लीमेंट हो सकते हैं साइबर क्राइम के तहत भी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइसेस का, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हुए इस फ्रॉड को अपन अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस टाइप के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, बेसिकली ये इस टाइप के साइबर क्राइम जो होते हैं, या फिर बेसिकली इनको तो ये फ्रॉड्स के अंदर ले लेते हैं, पर इसके अंदर एक डिजिटल एविडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू मैक्सिमम कम्युनिकेशन होता है। जो आपके पेपर्स जो लीक होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर होते हैं। सो इस टाइम पे ज़रूरी है उन व्हाट्सएप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि व्हाट्सएप के अंदर क्या डिटेल शेयर करी गई थी, क्योंकि ये डिजिटल एविडेंस के अंदर अकाउंट होता है। तो पुलिस को बहुत ज़रूरी है इन पे काम करना। खाली स्क्रीनशॉट ही हेल्पफुल नहीं होंगे। अगर मान लो इस टाइप के क्रिमिनल्स ने अच्छे लॉयर्स का सहारा लिया तो इस टाइप के अगर एविडेंस पुलिस पेश करती है कोर्ट के अंदर तो उसको आराम से डिनाई करा जा सकता है। डिजिटल एविडेंस की बात करें, क्योंकि डिजिटल एविडेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पुलिस कई बार इस टाइप की गलतियां कर बैठती है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, तो वो शायद कुछ चीज़ों पे, कुछ पॉइंट पे उनका ध्यान ना जाए। सो उसके लिए जो पुलिस को जिन चीज़ों पे काम करना चाहिए और अच्छे तरीके से, आई होप कि पुलिस अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, पर तब भी उनको जिन चीज़ों पॉइंट्स पे काम करना चाहिए वो है कि एक तो व्हाट्सएप की चैट्स रिकवर करें। अगर व्हाट्सएप की चैट्स लेट सपोज जिन फ़ोन को जब्त कराया और उसके अंदर व्हाट्सएप की चैट्स अवेलेबल नहीं है, तो पहले ये चेक करें कि उनमें व्हाट्सएप पहले था नहीं था। उसके लिए मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक होनी चाहिए, जिससे अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस फ़ोन के अंदर इससे पहले कौन कौन से व्हाट्सएप चल रहे थे। अगर एक बार हमें पता चला कि दो सिम्स के ऊपर अगर व्हाट्सएप चल रहे थे तो उन व्हाट्सएप के अंदर कौन सी ईमेल आईडी डाली गई थी, अगर ये हमें पता है तो हम उन ईमेल आईडी से रिकवर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप का बैकअप। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट्सएप चैट इस पर्टिकुलर क्राइम केस के अंदर, नीट वाले केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। उसके बाद जो व्हाट्सएप के थ्रू इमेज शेयर करी गई थी सेंटर के ऊपर, तो सेंटर पे जो पर्सन उनका अवेलेबल होगा उसके फ़ोन की व्हाट्सएप भी चेक करना चाहिए। उसके अलावा जो व्हाट्सएप के थ्रू ये इमेज ट्रांसफ़र करी गई थी उसका प्रिंट आउट लिया गया है। अगर वो प्रिंट आउट, क्योंकि मोबाइल से प्रिंट आउट लेना पॉसिबल नहीं है, किसी न किसी कंप्यूटर से लिया होगा। अगर कंप्यूटर अगर किसी प्रिंटर से अटैच है और वो प्रिंटर जो है नेटवर्क प्रिंटर, तो उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, तो उस आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल जो है वो राउटर या फिर स्विचेस से निकाल सकती है। उसके अलावा प्रिंटर के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। किस सिस्टम से कमांड दिया गया था वो प्रिंट आउट निकालने के लिए, उस सिस्टम के अंदर पहले उस इमेज को डाउनलोड करा। अगर उन्होंने किसी व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर करा है तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट्सएप, अगर उसने व्हाट्सएप वेब चलाया है तो वो कौन सा व्हाट्सएप वेब उन्होंने ओपन करा था उस सिस्टम में, या किस सिस्टम से प्रिंट आउट के कमांड दिए गए, तो उस सिस्टम को भी जब्त करना बहुत ज़रूरी होता है। उस फ़ोन को जब्त करना जिससे वो इमेज ट्रांसफ़र करी गई थी, हो सकता है कि व्हाट्सएप वेब के थ्रू करा गया, हो सकता है ईमेल के थ्रू करा गया। अगर ईमेल के थ्रू करा गया तो वो ईमेल को जब्त करना, वो ईमेल आईडी का यूज़र ने पासवर्ड चेंज कर देना जो क्रिमिनल ने यूज़ करे थे इस इमेज को शेयर करने के दौरान। और उस सिस्टम के अंदर भी अगर वो लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करा गया है फ़ोटो इमेज का डाउनलोड करने के लिए, तो उसमें डेटा रिकवरी करके हमें उस इमेज को भी रिकवर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी लैपटॉप का यूज़ करके प्रिंट आउट दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है पुलिस के लिए, वो लैपटॉप या फिर वो कंप्यूटर जिसके थ्रू वो कमांड दे के प्रिंट आउट निकाला गया। उसके अलावा प्रिंटर के अंदर भी डेटा स्टोर होता है कि कौन से कमांड लास्ट टाइम दिए गए, कौन कौन सी फाइल शेयर करी गई। अगर पुलिस चाहे तो प्रिंटर को भी जब्त करके उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन, उसके रैम में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन सेंड करी गई थी वो भी रिट्राइव करना चाहिए। कौन से पेजेस के ऊपर प्रिंट करा गया था उन पेजेस को भी लेना बहुत ज़रूरी है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो मोबाइल की फॉरेंसिक कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जिन सिस्टम से ये कमांड्स दिए गए थे या फिर जिससे प्रिंट आउट लिया गया उसकी फॉरेंसिक कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर व्हाट्सअप चैट डिलीट कर दी गई है तो पहले ये चेक करें मोबाइल फॉरेंसिक के थ्रू कि उस फ़ोन के अंदर एक्चुअल में कितने व्हाट्सअप चल रहे थे। हो सकता है 2 व्हाट्सअप हो, 3 व्हाट्सअप हो, या ड्यूअल व्हाट्सअप का यूज़ करते हुए भी क्रिमिनल यूज़ करते हैं सब चीज़ों के लिए। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें कितने व्हाट्सअप है, उन व्हाट्सअप पे कौन सी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर थी, उस ईमेल आईडी के ऊपर कोई बैकअप अवेलेबल है या नहीं। कई बार हमारे बाय डिफ़ॉल्ट भी स्टोरेज, बाय डिफ़ॉल्ट भी इमेजेस अपलोड हो जाती है हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक और एविडेंस जो पुलिस को गैदर करना चाहिए वो है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं जिनको पता चलने वाला था कि भाई अब हम पकड़ाई में आने वाले, तो उससे पहले वो गूगल के ऊपर बहुत सारे सर्चेस करते हैं कि कैसे बचे या फिर कैसे हाइड करें अपनी इन्फॉर्मेशन को, क्या क्या कैसे एविडेंस रिमूव करें। सो वो गूगल सर्च की हिस्ट्री जो रहती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ईजिली मिल जाता है जिस फ़ोन का यूज़ करते हुए आपने सर्च करा है, जिस लैपटॉप का यूज़ करते हुए अगर आपने कुछ गूगल पर सर्च करा है तो गूगल हर सर्च की हिस्ट्री मेंटेन करता है। इवन यूट्यूब की भी हिस्ट्री हम यूट्यूब मेंटेन करता है कि आप यूट्यूब हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम कौन कौन से वीडियो प्ले करे गए थे, क्योंकि इस टाइप के क्रिमिनल जब पकड़ाई में आने के उनको डर लगता है तो उस टाइम पे
पे वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो वो भी एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी केस के अंदर। इस टाइप के क्राइम की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें एविडेंस गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोबाइल फॉरेंसिक, लैपटॉप फॉरेंसिक, प्रिंटर फॉरेंसिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी क्राइम को कोर्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पेश करना। कई बार क्रिमिनल्स इन सब के अंदर फ्लॉड आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट को घुमाते रहते हैं, डेट पे डेट डालते रहते हैं, क्योंकि उनको हर बार कोई नए नए कमेंट्स लेकर आ जाते हैं। सो इस कंडीशन में क्रिमिनल्स को प्रॉपर तरीके से सजा नहीं मिल पाती। अगर पुलिस इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन काम करे, फॉरेंसिक पे स्पेशली काम करे, क्योंकि एविडेंस को प्रूव करना कि ये एविडेंस टेम्पर नहीं हुआ है, या फिर जो इसको गैदर कर रहा है उसके 65B का सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि डिजिटल एविडेंस को अगर आप कहीं से गैदर कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो 65B सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है अगर आपने थर्ड पार्टी का यूज़ करा है एविडेंस गैदरिंग के अंदर। तो इन सब बातों पर अगर पुलिस ध्यान देती है तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम टाइम के अंदर इन लोगों को एक्चुअल में सज़ा मिल पाएगी जो फेक डॉक्टर्स बनाना चाह रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हुए कोई भी क्राइम कभी भी ऐसा नहीं होता कि पकड़ाई में ना आए, हमेशा पकड़ाई में आता है, क्योंकि इसके फुटप्रिंट्स इंटरनेट के ऊपर, आपकी डिवाइसेस के अंदर, हमें लगता है कि हम डिलीट कर देते हैं कुछ चीज़ों को, पर तब भी वो हमारे डिवाइस में रहते हैं। डिवाइस से मिटाने के बाद भी नेटवर्क टावर की इन्फॉर्मेशन ये सब मैनिपुलेट कर पाना इतना ईजी नहीं होता एक कॉमन इंसान के लिए, या फिर एक क्रिमिनल के लिए भी स्पेशली। वो कहीं ना कहीं अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपना फ़ोन तोड़ देंगे, लैपटॉप तो फेंक देंगे, ईमेल आईडी कुछ और यूज़ करेंगे, इनकॉग्निटो मोड यूज़ करेंगे, प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, तो हम पकड़ाई में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का फुटप्रिंट कहीं ना कहीं बनता है। हर क्रिमिनल को पकड़ने का कोई ना कोई तरीका होता है। बस ध्यान इस चीज़ रखें कि पुलिस को उन चीज़ों पर बारीकी से काम करना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर पुलिस बारीकी से काम करेगी, जैसे मुझे लग रहा है कि वो कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने सबको अभी अरेस्ट कर लिया है, और भी कुछ नए हाथ हो सकते हैं इसके अंदर जो शायद पकड़ाई में जल्दी आएंगे। सो ये छोटा सा मेरा वीडियो मैंने इस पर बनाया था, ताकि अगर पुलिस कोई भी एक अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो इन पॉइंट्स पे भी और काम करके इन सारे क्रिमिनल्स को सजा दिलाएं, ताकि इस टाइप के जो क्रिमिनल्स हमारे सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, उनका नाम ख़राब कर रहे हैं, उनको हम हमारी सोसाइटी से दूर कर सकें। आई होप आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये मेरे कुछ व्यूज़ थे जो मैं चाह रहा था शायद समाज तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक पहुँचे जो शायद इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सके और जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्रिमिनल्स को सजा दिला सके। आपके भी कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं हमारी वीडियोस के अंदर। मेरा ही बोलना कोई ऐसा नहीं कि फुल एंड फाइनल हो गया। आप भी अपने व्यूज़ दें मेरे इस वीडियो में कमेंट करके कि आपकी क्या राय है, ऐसे क्रिमिनल्स का क्या करना चाहिए, इस टाइप के जो नीट के फ्रॉड एग्जाम करवाते हैं या फिर फेक एग्जाम करवाते हैं, इस टाइप के लोगों को कैसे पकड़ना चाहिए। अगर आपकी कोई एक या दो राय हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। इस कमेंट से शायद हो सकता है किसी को बेनिफिट मिल जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे इस वीडियो को देख के कुछ और उनको एड ऑन मिल जाए या फिर कुछ उनको एडिशनल करने का मौका मिल जाए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, इतना ही वीडियो को स्टॉप करने वाला हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के साइबर क्राइम रिलेटेड बहुत अच्छी, बल्कि हर केस के ऊपर पोस्टमार्टम वीडियो आती रहेगी हमारे इस चैनल के ऊपर। लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं अपनी राय, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।